नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जुलाई सन 2025। 10वीं तिथि आज दोपहर बाद 12:14 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उठाए लाभ, 31 जुलाई तक करें प्रीमियम का भुगतान। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, जल्द मिलेगा गन्ने का बकाया पैसा। राव इंद्रजीत के बाद बेटे का दावा, हमने बनवाई सरकार। मंत्री आरती राव बोले, किसी ने सोचा नहीं था हरियाणा में बीजेपी आएगी, हमने हवा बनाई। हरियाणा को मिलेगी नई उड़ान, अंबाला एयरपोर्ट को शुरू करने की तैयारी पहुंची अंतिम चरण में। किरण चौधरी बोली, चमचा ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, राव दान सिंह को बना दें, कसर पूरी हो जाएगी। नूंह में कांग्रेस विधायक ने किया गांव का दौरा, जल भराव का लिया जायजा। मामन खान बोले, प्रति एकड़ 40,000 रुपये मुआवजा दे हरियाणा सरकार। हरियाणा के स्कूलों में 18 अगस्त से शुरू होंगी सेट परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने जारी किया टाइम टेबल। सैमसंग का बजट स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ लॉन्च। गैलेक्सी F36 में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, शुरुआती कीमत 16,499 रुपये। CET और HTET परीक्षाओं के चलते खेल महाकुंभ फिर स्थगित, नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। और इग्नू ने शुरू किया स्पेशल सैंड आर्ट कोर्स, 15 सितंबर तक करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने हरियाणा में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। IMD के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर होने के कारण दिल्ली NCR सहित हरियाणा में बारिश के आसार कम है। 20 जुलाई को राज्य में तापमान बढ़ेगा, लेकिन 21 जुलाई को प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। अभी तक हुई बारिश की बात करें तो सबसे कम कैथल में यानी 90.4 mm व जींद में 92.9 mm बारिश हुई है, जबकि सबसे अधिक बारिश की बात करें तो यमुनानगर में 412.8 mm बरसात हुई है। वहीं 20 जुलाई यानी आज पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में तेज बारिश की संभावना है। तो वहीं कल 21 जुलाई को पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कैथल, जींद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मध्यम बारिश के संकेत हैं। वहीं 22 जुलाई को यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी में तेज बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम साफ रह सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला उम्मीदवार जो भी इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 31 जुलाई है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई 2025 को सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। CET की परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। इतने बड़े स्तर पर हो रही परीक्षा को देखते हुए सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों की सेवा की खास तैयारी कर ली है और अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चरखी दादरी जिले की नई अनाज मंडी में एक अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाने का फैसला लिया गया है, जहाँ से परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया जाएगा। दादरी डिपो से दोनों दिन लगभग 400 रोडवेज बसें चलेंगी, जो महेंद्रगढ़, नारनौल और अन्य परीक्षा केंद्रों तक विद्यार्थियों को पहुंचाएंगी। मुफ्त बस सेवा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थी haryana.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट आसानी से बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद प्राप्त कंफर्मेशन स्लिप का प्रिंट आउट जरूर साथ रखें। यात्रा के समय वैध पहचान पत्र यानी ID कार्ड भी साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही रोडवेज विभाग ने परीक्षा वाले दिनों में ड्राइवर और कंडक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। परीक्षा 2 दिन और 4 शिफ्टों में आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत खरीफ 2025 फसल के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिस भी किसान ने धान, बाजरा, मक्का व कपास जैसी फसलें बो रखी हैं, वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने PMFBY करा रखा है और इस दौरान यदि वर्षा, सूखा, कीड़े, ओलावृष्टि या फिर कोई आपदा से आपकी फसल खराब हो जाती है तो किसानों को क्लेम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक किसानों को धान के लिए 2,124 रुपए 98 पैसे,
बाजरा के लिए 1024 रुपए 36 पैसे, मक्का के लिए 1089 रुपए 74 पैसे व कपास के लिए 5435 रुपए 5 पैसे प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देना होगा। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में 24 जुलाई तक सूचित करना होगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सेट परीक्षा 18 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य आयोजित होने जा रही है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा इनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। सुबह और दोपहर 2 शिफ्ट में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। हर परीक्षा 20 अंक की होगी। 5 दिन तक चलने वाली इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की पढ़ाई का आकलन किया जाएगा। इस विषय में विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा आधिकारिक पत्र जारी करते हुए 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की अगस्त के महीने में होने वाली सेट परीक्षाओं की डेट शीट साझा की गई है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि सेट परीक्षा के अंकों को अवसर ऐप अथवा संबंधित पोर्टल पर अपलोड करवाने की जिम्मेदारी विद्यालय के मुख्य प्रभारी की होगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब गन्ना बेचने के बाद किसानों को जल्द भुगतान किया जाएगा। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों को बकाया भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द किया जाए। कृषि मंत्री ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया गया। उन्होंने विशेष रूप से नारायणगढ़ शुगर मिल का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ के किसानों का बकाया जल्द निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में कोई भी देरी न हो और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम किया जाए। साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह भी कहा कि गन्ना मिलों में पेराई कार्य लगातार चलता रहना चाहिए ताकि किसानों की फसल समय पर खरीदी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी फसल का मूल्य तुरंत मिलना चाहिए, जिससे कि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार रासायनिक खाद पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें अनुदान भी दिया जा रहा है ताकि वे जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती कर सकें। किसानों को मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य कृषि आधारित व्यवसायों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एचटेट के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट परीक्षा 2024 के लिए बनाए गए किसी भी परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं करवा सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 व 31 जुलाई को होने जा रहा है। लंबे समय से परीक्षार्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। परीक्षा की तिथि कई बार बदली जा चुकी है। फिलहाल 30 जुलाई को लेवल 3 यानी PGT एवं 31 जुलाई को लेवल 2 यानी TGT व लेवल 1 PRT की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर के विभिन्न विद्यालय या संस्थानों में कुल 673 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। संस्थानों के मुखियाओं की तरफ से दी गई सहमति के आधार पर ही 30 व 31 जुलाई के लिए भवन में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए विद्यालय उनके भवन में स्थापित परीक्षा केंद्रों में कोई भी बदलाव नहीं करवा पाएंगे। गुरुग्राम से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने भाजपा में हलचल मचा दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई, इससे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है, किसी को कोई काम हो तो दफ्तर रामपुरा में चलता है। अब तो आपका एक ऑफिस चंडीगढ़ और दिल्ली में भी है, रेवाड़ी और डहेना में भी ऑफिस चल रहा है। किसी का कोई भी काम हो, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। आरती राव ने यह बयान 18 जुलाई को कोसली के एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। इससे पहले आरती राव के पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इसी तरह की दावेदारी ठोकते रहे हैं। राव इंद्रजीत ने एक रैली में सीएम नायब सिंह सैनी को दो टूक कहा था कि हमने सरकार बनवाई है तो काम हमारे होने चाहिए। हालांकि सीएम ने कहा था कि सबका विकास बराबर होगा। इसके बाद राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ में आरती राव के घर दक्षिण हरियाणा के 12 MLA बुलाकर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए भी हलचल मचाई थी। हरियाणा सरकार ने अंबाला एयरपोर्ट को शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हिसार एयरपोर्ट की सफलता के बाद अब राज्य सरकार अंबाला में घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है। नागरिक उड्डयन विभाग ने अंबाला एयरपोर्ट से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी कि अंबाला एयरपोर्ट पर आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे अंडर व्हीकल सर्च मिरर, ड्रग डिटेक्शन किट और एक्सरे मशीनें पहले से ही लगा दी गई है। सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए सेना से 20 एकड़ भूमि ली है, जिसकी कीमत लगभग 133 करोड़ रुपए है।
है। अंबाला से प्रारंभिक तौर पर अयोध्या, लखनऊ, जम्मू और श्रीनगर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये सेवाएं उत्तर भारत के यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का विकल्प देंगी। पहले ही हिसार से चंडीगढ़ और अयोध्या के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। अब जयपुर के लिए सेवा शुरू करने की तैयारी है, लेकिन विमानन कंपनी के पास फिलहाल कोई अतिरिक्त विमान नहीं है। कंपनी किसी भी मौजूदा उड़ान को हिसार से जयपुर जोड़ने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हिसार से चंडीगढ़ के लिए एक महीने में 250 यात्रियों ने सफर किया है, जबकि अयोध्या के लिए यह संख्या 1178 पहुंच गई है। इससे पता चलता है कि हवाई सेवाओं की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी का आयोजन किया जाएगा। 30 और 31 जुलाई को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट भी करवाई जाएगी। इसी के कारण खेल विभाग को दूसरी बार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ को स्थगित करना पड़ा है। 28 से 30 जुलाई के बीच ये प्रतियोगिता प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षाओं की वजह से आयोजन अब टाल दिया गया है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने जानकारी दी है कि खेल महाकुंभ का आयोजन अब अगस्त महीने में किया जाएगा। इसकी नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। खेल मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों और परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से खेल महाकुंभ की तिथि बदलने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे पहले 11 जुलाई को भी खेल महाकुंभ का आयोजन होना था, तब भी अलग अलग कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा था। लगातार तारीखें बदलने से खिलाड़ियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि वे काफी समय से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उनके ट्रायल भी चल रहे थे। बताते चले कि खेलों के महाकुंभ में प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ राइस स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत के खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 5525 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल महाकुंभ में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, हॉकी, जूडो, खो खो, कबड्डी, टेनिस, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, क्रिकेट जैसी कुल मिलाकर 26 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की तरफ से स्टूडेंट्स को कई प्रकार के कोर्सेज और डिग्री ऑफर की जाती हैं। विद्यार्थी घर बैठे यहां से डिग्री कर सकते हैं। इसी के साथ इग्नू एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा है। बता दें कि इग्नू विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक के साथ मिलकर ऑनलाइन सैंड आर्ट कोर्स को शुरू कर रहा है। हमारे देश में ऐसा पहली बार है जब इस प्रकार का कोई कोर्स शुरू हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये कोर्स केंद्र सरकार के स्वयं डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध होगा। इग्नू की तरफ से सैंड आर्ट से जुड़े 2 कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके नाम है इंट्रोडक्शन टू सैंड आर्ट और प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ सैंड आर्ट। इग्नू ने दोनों ही कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से छात्रों को पढ़ाई करवाई जा सके। इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि सर्टिफिकेट केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट पूरा कर पाएंगे। इस कोर्स के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इस कोर्स को लाने का लक्ष्य भारतीय कला और संस्कृति को शिक्षा और स्किल से जोड़ना है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी शनिवार को भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पर 16 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस से लेकर राव इंद्रजीत और दिग्विजय चौटाला पर खुलकर बयानबाजी भी की। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसी चमचे को ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी। उन्होंने महेंद्रगढ़ के पूर्व एमएलए राव दान सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा पर कहा कि 16,000 करोड़ घपले वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के बयान राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री बनाना है तो क्षेत्रीय दलों में शामिल हो जाना चाहिए के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि इस बारे में मंत्री आरती राव अच्छे से जवाब दे चुकी हैं। आरती राव ने कहा था कि जितनी दिग्विजय चौटाला की उम्र नहीं, उससे ज्यादा राव इंद्रजीत का अनुभव है। अगर हम उनसे सलाह लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसा ही हो जाएगा। वहीं सांसद किरण चौधरी ने कहा कि पहले भिवानी स्टेशन को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने रेलवे मंत्री रहते हुए एक मॉडल स्टेशन के रूप में तैयार करवाया था। अब उसी स्टेशन को फिर से सुंदर और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें सांस्कृतिक झलक का डिजाइन, दिव्यांगों के लिए रैंप, नए प्रतीक्षालय, शौचालय, टिकट काउंटर और आकर्षक एंट्री गेट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी सिटी स्टेशन पर दिल्ली की ओर से जाने वाली ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा वे राज्यसभा में उठाएंगे। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालौर में भारी बारिश हो रही है। वहीं शनिवार को अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में पानी भर गया। शनिवार को कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। तो वहीं अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में शुक्रवार की रात तेज बारिश के कारण कई लोग बह गए। इन्हें रस्सी के जरिए बचाया गया। राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में अब तक बीते 4 दिन के दौरान 23 लोगों की जान गई है।
मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शनिवार को ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शिवपुरी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर हैं। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ आ गई है। इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले करीब 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस सीजन में देश भर में अब तक हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीप बहुत ज्यादा बारिश वाले राज्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उफनती गंगा नदी के घाट पर बने मंदिर डूब गए हैं। वहीं 18 जुलाई 1975 का दिन पूरा अजमेर पानी में डूबा था। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी, उफनते नाले और जलमग्न सड़कें और बेबस लोग थे। ठीक 50 साल बाद यानी उसी दिन यानी 18 जुलाई साल 2025 का दिन अजमेर फिर पानी में डूब गया। नाले वैसे ही उफने, सड़कें पानी से लबालब हुई और बेबस शहर के लोग, शहर की 20 से ज्यादा कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार के लिए बजट रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F36 लॉन्च किया है। फोन OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप से लैस है। फोन कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर्स के साथ आता है। इसमें सर्किल टू सर्च, एडिट सजेशन और इमेज क्लिपर जैसे AI टूल शामिल है। वहीं इसमें जेमिनी लाइव भी दिया गया है, जिससे आपको सवाल के रियल टाइम जवाब मिलेंगे। कोरियन टेक कंपनी ने इसे 2 स्टोरेज ऑप्शन यानी वेरिएंट में पेश किया है। इसमें 6GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज शामिल है। इसकी शुरुआती कीमत 17,499 रुपए रखी गई है। फोन की सेल 29 जुलाई से शुरू होगी। शुरुआती सेल में कंपनी फोन पर 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट और 1,000 रुपए का बैंक कार्ड डिस्काउंट दे रही है, जिससे कि इसे 15,999 रुपए के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी F36 का डिजाइन स्लिम और प्रीमियम है। पावर बैकअप के लिए सैमसंग फोन को तगड़ी 5000 mAh की बैटरी से लैस कर बाजार में उतारा गया है। बैटरी को चार्ज करने के लिए स्मार्टफोन को 25 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस किया गया है। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी रही। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय बाजार में सोना 97,511 रुपए पर था, जो अब 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। यानी हफ्ते भर में इसकी कीमत 732 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले हफ्ते 1,10,290 रुपए पर थी, जो अब 1,12,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 2,410 रुपए तक बढ़ी है। 14 जुलाई को चांदी ने 1,13,867 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके पहले सोने ने 8 जून को 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,520 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।